दोस्तों, मैं AK शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ हमारी विरासत के बारे में कुछ जानकारी, रोचक जानकारी। हमारी विरासत टाइटल के तहत पुरानी हवेलियों में भित्ति चित्र कैसे बनाए जाते थे, कलर कैसे बनाए जाते थे, इसके बारे में कुछ जानकारियाँ मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। रामायण सहित प्रकृति व राजवंशों की जीवन शैली को दर्शाते थे कारीगर। चूरू थली आंचल में गांवों की हवेलियां में बने भित्ति चित्र देश में अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं। उस जमाने में चित्रकारी दीवारों को सजाने के लिए की जाती थी, जो आज भी मुंह बोलती है। ये मुगलिया दरबार से निकलकर राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में विकसित हुई थी। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि क्षेत्र में ये कला मुगल शासक अकबर के देहांत के बाद पनपी। इस मामले को लेकर रतन नगर के रिटायर्ड प्राचार्य डॉक्टर PD डावर ने बताया कि पहले कारीगर दिल्ली व आगरा आदि क्षेत्रों में बनी इमारतों में काम करते थे। वे 15वीं शताब्दी के बाद वहां से प्रदेश में आए। आखिर मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मौत के बाद रतननगर, चूरू, थेलासर, रामगढ़, मैनसर व बिसाऊ में 1861 से लेकर 19वीं शताब्दी तक बनी हवेलियों में कारीगरों ने रंगों से इन्हें सजाया। उन्होंने बताया कि भित्ति चित्रों के विषयों में रामायण, भगवान विष्णु के दशावतार, लोक कथाएँ, राग रागिनियाँ, प्रकृति, वन्य जीवन व राजशाही सहित दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाए गए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद चित्रों में फिरंगियों की भी जीवन शैली सहित रेलगाड़ी, हवाई जहाज़, साइकिल, मोटर गाड़ी व पानी के जहाज़ सहित उस समय हुए विकास को भी दिखाया गया है। वहीं धार्मिक चित्रों की शैली में श्रीलंका की चित्रकला का प्रभाव भी रहा है। मुगल व फ्रेस्को तकनीक से बनते थे चित्र। गांव थेलासर मूल के बीकानेर में ENT के प्रोफेसर डॉक्टर अजीत सिंह बताते हैं कि उस ज़माने में गाँव में बनी हवेलियों में चित्रकारी दो विधि से की जाती थी, जिसमें एक मुराल व दूसरी फ्रेस्को होती थी। फ्रेस्को दरअसल इटालियन पद्धति है, जिसमें भवन निर्माण के समय दीवारों पर प्लास्टर चढ़ाने के साथ ही भित्ति चित्र बनाए जाते थे। इसमें सबसे खास बात यह होती थी कि जहां सूरज की रोशनी पड़ती थी, वहीं फ्रेस्को विधि के चित्र बनाए जाते थे। वहीं मुराल विधि के चित्र हवेलियों के भीतर बने निर्माण की दीवारों सूखने के बाद लकड़ी के फ्रेम बनाकर इसमें सबसे खास बात यह होती थी कि जहाँ सूरज की रोशनी पड़ती थी, वहीं फ्रेस्को विधि से चित्र बनाए जाते थे। वहीं मुराल विधि से चित्र हवेलियों के भीतर बने निर्माण की दीवारों सूखने के बाद लकड़ी के फ्रेम बनाकर स्टेंसिल काटा जाता था। इसके बाद चित्रों का लेआउट महीन बिंदुओं के तौर पर उकेरा जाता था। बाद में चितेरे इन्हें फाइनल टच देकर रंगों से सजाते थे। मजे हुए कारीगर भवनों के भीतर के चित्र उकेरते थे, जबकि फ्रेशर बाहरी दीवारों पर चित्र बनाते थे।
उन्होंने बताया कि एक हवेली की चित्रकारी में 2 से 7 वर्ष तक का समय लग जाता है। वाष्पीकरण विधि से बनाते थे प्राकृतिक रंग। गांव रतन नगर के बुजुर्ग नौरंगलाल कटारिया बाणवे ने बताया कि इस कला के शुरुआती दौर में केवल प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था, जिसमें लाल व केसरिया रंग रोइडे के फूलों से, काले रंग के लिए नारियल के कचरे को जलाते थे, चूने से सफ़ेद, गेरू लाल पत्थर के लिए नीले, इंडिगो नीले के लिए, केसरी नारंगी के लिए और पेवरी काली मिट्टी व तुरई के फूलों से पीला रंग व गोल्डन ब्राउन के लिए गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता था। रंगों को वाष्पीकरण की विधि से तैयार किया जाता था। रंग फीके न पड़े इसके लिए ऊँट की हड्डियों का अर्क, आग के पौधे का दूध, लसेड़ी का गोंद व बेरजा मिलाया जाता था। उन्होंने बताया कि बाद में 1920 के आसपास जर्मनी से रंग आने लगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको प्राचीन रंगों के बारे में दी जा रही है। प्राचीन रंग कैसे बनते थे, कौन सा कलर किसके लिए काम में लाया जाता था, ये आपको जो हवेलियों में भित्ति चित्र और रंगों की कारीगरी की जाती थी उसके बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ दी गई है। इस जानकारी को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।